Let's start the class. This is what the section 7, and this section 7 is very important for your prelims exam. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो कीप हाईलाइटिंग एंड कीप राइटिंग पी फॉर प्रीलिम्स. जहां जहां से मैं कहूंगा वहां पर आप लोग पी फॉर प्रीलिम्स लिख लेंगे तो आपका फायदा ही होगा उससे. दिस इज व्हाट सेक्शन 7. प्लीज सी दी बोर्ड. सेक्शन 7, cognizance of offenses notwithstanding anything contained in the CRPC. CRPC में कुछ भी होते हुए क्या, the no court inferior to that of metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class shall try any offense under this act. तो यहाँ पर है ये, प्लीज नोट डाउन. यहाँ को समझ लीजिए इस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर. ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डॉरी प्रोविजन एक्ट में ट्रायल कोर्ट कौन कौन सी होंगी. विच कोर्ट कैन ट्राई द ऑफेंसेस अंडर द डॉरी प्रोविजन एक्ट. तो दिस इज व्हाट मेट्रोपॉलिटन एरिया नंबर 1 और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. यहां पे याद रखना, इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ट्रायल नहीं कर सकता है. कौन कौन सी कोर्ट कर सकती है, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगी कोर्ट को या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, या फिर करेंगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट करेगी. बस इन दोनों का देख लेना. 99.99% आपको इसी लाइन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा. सेक्शन 7 से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोगों को. देख लेना आप लोग कि कौन कौन सी कोर्ट ट्रायल कोर्ट है. तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गई. इतनी सी बात याद रखनी है बस. अब पढ़ते हैं आगे. ये है कॉग्निजेंस. नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अपॉन ए ऑन इट्स ओन नॉलेज और ए पुलिस रिपोर्ट और ए कंप्लेंट. अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा आपके इसमें. कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो कॉग्निजेंस किस किस आधार पर ले सकते हैं. जैसे कि आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा सेक्शन 190. सेक्शन 190 में था ना कि कैसे कैसे कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है. सेम यहां पर है सेक्शन 7 की क्लॉज 2 कि ये जो कोर्ट हैं कॉग्निजेंस किस किस आधार पर ले सकती हैं. नंबर 1, पहली कंडीशन है ऑन इट्स ओन नॉलेज, अपने ही ज्ञान के आधार पर. यानी कि अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को स्वयं को भी एक ज्ञान हो इस बात का, है ना, अपॉन ओन नॉलेज भी वो कॉग्निजेंस ले सकती हैं. एक बात. दूसरी बात होगी पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट्स. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ले सकती हैं. ये नंबर 2 हो गया. और नंबर 3 है कंप्लेंट फाइल की गई हो. लेकिन कंप्लेंट किसने फाइल की हो, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का. फिर ये देख लीजिए कौन कौन है कंप्लेनेंट. यहां पर कंप्लेंट बाय द एग्रीव्ड पर्सन और पेरेंट और अदर रिलेटिव और सच पर्सन और बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस. नंबर 1 कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द पेरेंट. नंबर 2 ऑप्शन हो गया. नंबर 3 हो गया रिलेटिव के द्वारा हो सकती है. नंबर 4 ऑप्शन हो गए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड आर वेलफेयर WR इंस्टीट्यूशन और RW ऑर्गेनाइजेशन. रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा ही आपको. क्या क्वेश्चन होगा समझ लीजिए, है ना. लिख लीजिए क्वेश्चन, बेहतर होगा आपके लिए. क्वेश्चन लिख लीजिए. On whose complaint cognizance can be taken by the court under Dowry Prohibition Act. On whose complaint, किसकी कंप्लेंट के आधार पर
डॉरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो यानी कि कंप्लेंट किस किस के द्वारा फाइल की जा सकती है। नंबर 1 क्या है? एग्रीव्ड पर्सन ऑफ द ऑफेंस, जो उस ऑफेंस से अपराध का पीड़ित पक्ष है, एग्रीव्ड पर्सन ऑफ द ऑफेंस हो गया नंबर 1। नंबर 2 हुआ उसके पेरेंट्स की कंप्लेंट होनी चाहिए, या फिर नंबर 3 हुआ उसका कोई रिलेटिव भी कर सकता है, अदर रिलेटिव। और यहां पे ध्यान रखना रिलेटिव लिखा है, क्लोज रिलेटिव लिखा नहीं है, यानी कि कोई भी संबंधी हो सकता है। 3 हो गई। अब इन तीनों में से कोई नहीं है मान लीजिए। फिर एक 4th सिचुएशन आती है जहां पर रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी कंप्लेंट की जा सकती है और उसके बेस पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में इस सेक्शन की जो सब क्लॉज है इसमें कौन कौन से ऑप्शन बने। मजिस्ट्रेट के पास बेसिकली तीन ऑप्शन हैं कॉग्निजेंस लेने के। नंबर 1 है ऑन इट्स ओन नॉलेज, अपनी नॉलेज पे कॉग्निजेंस ले सकता है। नंबर 2 पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ले सकता है। नंबर 3 है कंप्लेंट के आधार पर ले सकता है। फिर कंप्लेंट कौन कौन फाइल कर सकते हैं? एग्रीव्ड, पेरेंट, रिलेटिव और RWI और RWO। अब बताइए सी क्लॉज पर, यह है सी 1 की सी। इट शैल बी लॉफुल फॉर ए MM और JMIC to pass any sentence authorized by this act on any person convicted of an offense under this act। देखो ये क्या लिखा है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द MM और JMIC यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय दिस एक्ट। इसका मतलब ये हुआ, देखो आपने पढ़ा होगा सेक्शन 29 CRPC में, वहां पर जो सेंटेंसिंग की पावर है, सेंटेंसिंग पावर कितनी है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की? अप टू 3 इयर्स है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कितनी है? अप टू 3 इयर्स है। लेकिन यहां पर आप देखोगे ये जो आपका एक्ट है, क्या नाम है, ये पेनल्टी, इसमें देखो आप सेक्शन 3 में है। सेक्शन 3 में पनिशमेंट कहां तक हो सकता है? 5 इयर्स तक हो सकता है ना। मैं दिखाता हूं आपको सेक्शन 3 लेस देन मे इम्पोज ए सेंटेंस, है ना, ये रहा, फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 इयर्स। ठीक है, यानी कि 5 साल तक के लिए हो सकता है। तो यहां पे जो 3 इयर्स का जो वहां पर एम्बार्गो था CRPC में, जो लिमिटेशन है 3 इयर्स की, वो यहां पर डन अवे की गई है। आप ये देखो सेक्शन 7 की जो लैंग्वेज है, इसकी जो पहली लाइन है इससे समझ जाएंगे अब आप। सेक्शन 7 के जो फर्स्ट लाइन है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CRPC, कि CRPC में कुछ भी लिखा हो। सेक्शन 7 इट मींस सेक्शन 7 विल प्रिवेल ओवर CRPC के प्रावधानों पर सेक्शन 7 ओवरराइड करेगा, सेक्शन 7 प्रिवेल करेगा। इसीलिए इन्होंने कह दिया यहां पर कि ट्रायल कोर्ट कौन कौन सी होंगी साहब? ट्रायल कोर्ट होगी हमारी MM की कोर्ट होगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की होगी, और जो वे कॉग्निजेंस इन्हीं आधार पर ले सकते हैं। और लास्ट में इन्होंने ये कहा कि भाई इट शैल बी लॉफुल फॉर द मजिस्ट्रेट्स टू पास एनी सेंटेंस, कोई भी सजा देने के लिए वो समर्थ होंगे। उन पर CRPC का जो बंधन है मैक्सिमम 3 इयर्स का, वो लागू नहीं होगा। यही से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में। अगर बहुत सिंप्लीफाइड पूछेंगे तो वो पूछ लेंगे कि भाई कितना पनिशमेंट है, यहां पर इतना पूछेंगे।
लेकिन अगर घुमा के पूछा उन्होंने तो वो ऐसे पूछेंगे कि ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैन एज पर सीआरपीसी सेक्शन 29 mm कैन अवॉर्ड पनिशमेंट अप टू 3 years। तो क्या डॉरी प्रोविजन एक्ट में अप टू 5 years का जो पनिशमेंट है वो अवॉर्ड कर सकता है या नहीं है? वो कर सकता है, बिकॉज ऑफ सब क्लॉज सी। जो सेक्शन 7 की क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी है उसमें साफ साफ लिख दिया गया है, इट शैल बी लॉफुल टू पास एनी सेंटेंस बाय द मजिस्ट्रेट। तो आई होप कि आपको काफी रिपीटेशन हो गया, काफी अच्छे से समझाया मैंने। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज दिस एक्सप्लेनेशन? इस एक्सप्लेनेशन पे रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को समझाया गया है। इट मींस ए सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यहीं के अगेन पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए, यू कैन एक्सपेक्ट ए प्रीलिम्स क्वेश्चन फ्रॉम इटसेल्फ। यहां से कि जो ये रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, इनको रिकॉग्निशन कौन देगा? हु शुड गिव रिकॉग्निशन टू दिस? हु शुड रिकॉग्नाइज? दिस इज व्हाट इज ईदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को याद कर लीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट को याद कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आएंगे कि ये सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है। यहां पर क्वेश्चन यहीं से बनता है कि साहब इनको रिकॉग्निशन कौन देगा? इनको रिकॉग्निशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या फिर देगी स्टेट गवर्नमेंट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, आगे को कर लेंगे। अब नेक्स्ट पर आ जाइए। अगेन यहां से क्वेश्चन फिर बनता है प्रीलिम्स का आपका। क्या क्वेश्चन बनता है देख लीजिए। नथिंग इन चैप्टर 36 ऑफ सीआरपीसी shall apply to any offense punishable under this act। ये क्या है? इट मीन्स कि सीआरपीसी का जो चैप्टर 16 है वो डॉरी प्रोविजन एक्ट में डीपीए में लागू नहीं होगा। वो चैप्टर 16 कौन सा है? दैट इज लिमिटेशन, टाइम बाउंड लिमिटेशन है कि भाई इतने साल का लिमिटेशन है, उतने साल का लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन वाला चैप्टर ही यहां पर लागू नहीं होगा। और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, वेदर द चैप्टर ऑफ लिमिटेशन ऑन कॉग्निजेंस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ डॉरी प्रोविजन एक्ट और नॉट। आंसर इज नो, पी फॉर प्रीलिम्स। तो देखो इस सेक्शन की हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैंने कहा था आपको सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब थर्ड पर आ जाइए। Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a statement किसके द्वारा? Made by any person aggrieved of an offence shall not subject such person to a prosecution under this act। ये समझ लीजिए। Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force means कि वर्तमान में किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो। Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force। Any law for the time being in force का मतलब हुआ कि कोई भी अन्य विधि जो इस समय प्रवर्तन में है उसमें कोई भी प्रोविजन दिया गया हो। यहां पर सेफ गार्ड मिल रहा है किस व्यक्ति को? सेफ गार्ड मिल रहा है इस व्यक्ति को। कौन है ये? ही इज द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस। ये जो व्यक्ति है एग्रीव्ड, जो पीड़ित है, इस व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया, ए स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन एग्रीव्ड। तो किसी व्यक्ति को जो कि खुद पीड़ित है इसके अंतर्गत, उसके स्टेटमेंट, उसके वक्तव्य के आधार पर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। यानी कि उसका स्टेटमेंट अगर झूठा निकलता है या वो मैलिशियस था, फॉल्स था, वेक्सिसियस था, किसी भी आधार पर पीड़ित पक्ष के दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये यहां पर उसको एग्जम्पशन मिली है, सेफ गार्ड मिल गया है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहां पर जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है, दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय whom? person aggrieved, not by any other person।
तो ओनली पर्सन हु इज एग्रीव्ड हियर इन दिस केस ही इज बीइंग प्रोटेक्टेड, उसी को प्रोटेक्शन मिला है, किसी अन्य व्यक्ति के स्टेटमेंट को प्रोटेक्शन नहीं मिला है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन पूछता है, ऐसे उसमें से पूछते हैं साहब हमसे कि साहब जो डॉरी प्रोविजन एक्ट के जो क्वेश्चन जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल होंगे, वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे, वो बेलेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे। ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है एग्जामिनर का, अक्सर ये पूछा ही जाता है वहां पर, तो इसको ध्यान कर लीजिएगा। सेक्शन 8 है इसके लिए, सेक्शन 8 ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। इसमें खास बात जो ध्यान रखनी है वो देख लीजिए, लाइन पूरी पढ़ना, टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पजेस। देखिए, तो यहां पे जो सेक्शन 8 कह रहा है कि सब कॉग्निजेबल तो है, संज्ञेय अपराध तो है, लेकिन ओनली फॉर सर्टेन पर्पजेस, यानी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की जो सारे बेनिफिट्स हैं या सारे स्पेशल ट्रीटमेंट है वो सभी के बारे में लागू नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस तो कॉग्निजेबल है, लेकिन ओनली फॉर लिमिटेड पर्पजेस है, इसीलिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसलिए यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बनता है। फॉर व्हाट पर्पजेस ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल, फॉर व्हाट ऑफेंसेस आर नॉट कॉग्निजेबल रिलेटिंग टू द डॉरी प्रोविजन एक्ट। पढ़ लेते हैं इसमें, बाकी क्या है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, लैंग्वेज क्या है पढ़ लेते हैं। CRPC shall apply to offences under this act, very good, as if they were cognizable offences, यानी कि CRPC इन offences पर ऐसे लागू होगी कि जैसे कि ये अपराध cognizable हो, लेकिन कैसे, for the purposes of investigation of such offences। नंबर 1, अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आपको यह सोचना पड़ेगा, मान लीजिए पुलिस अधिकारी हैं, आप हैं पुलिस अधिकारी और अब आपके पास ये मैटर रिपोर्ट होता है, अब आप कहेंगे यार वेदर आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन और नॉट, वेदर दिस ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉट। अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता तो मैं बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता। तुरंत आप पढ़ाएंगे भाई साहब कर सकते हो आप, यस, फॉर द पर्पजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिस इज कॉग्निजेबल। CRPC ऐसे लागू होगी, CRPC शैल अप्लाई टू सच ऑफेंसेस, कैसे, एज इफ दे वर कॉग्निजेबल ऑफेंस। जनाब कॉग्निजेबल ही है, लिखा है सेक्शन 8 के उसमें, एंड ऑन स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से ये ऑफेंस जनाब आली कॉग्निजेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जरूरत ही नहीं है, यू नीड नॉट टू सीक द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। तो आई होप यू विल गेट द आइडिया, और यहां पे लिख लीजिए P for प्रीलिम्स, यहां से फिर क्वेश्चन आपको आएगा। नेक्स्ट, फॉर पर्पजेस ऑफ मैटर्स अदर देन दोज, यानी कि ये जो मैटर 1 है या इसके लिए नहीं है कॉग्निजेबल और यहां के लिए कॉग्निजेबल नहीं है, है ना, यानी कि इन मैटर्स के लिए वो नॉन कॉग्निजेबल्स माने जाएंगे। फॉर द पर्पजेस ऑफ मैटर्स अदर देन, यानी कि 1 एंड 2 कैटेगरी में जो मैटर्स दिए हैं, इनके अतिरिक्त जो मैटर्स हैं, इनसे अलग जो मैटर्स बन जाते हैं, उनके लिए कॉग्निजेबल है, और फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में जो मैटर दिए हैं इसके लिए वो नॉन कॉग्निजेबल है, उनके लिए वो कॉग्निजेबल नहीं होंगे। अब इनको पढ़ लीजिए कौन कौन से मैटर्स हैं ये, देखिए क्या है। फर्स्ट में है मैटर्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 42 ऑफ द CRPC, ठीक है। सेक्शन 42 CRPC इज रिलेटेड टू व्हाट, अरेस्ट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केस, ठीक है। तो सेक्शन 42 और दूसरा है अरेस्ट ऑफ पर्सन विदाउट वारंट,
और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, इनको छोड़ दीजिए। यानी कि फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्ट, देखो ये ध्यान रखना, फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्ट ऑफ द पर्सन विदाउट वारंट, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता तो पुलिस को पावर होती विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, विदाउट वारंट भी वो उसको अरेस्ट कर सकता था, हाँ या ना। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ही ये है अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली यहां पर इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट दिस इज नॉट कॉग्निजेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। तो क्या रूल बना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है इन्वेस्टिगेशन के लिए, अरेस्ट के लिए नहीं है। सेक्शन 42 भी उस पर ऐसे एप्लीकेबल होगा जैसे कि ये नॉन कॉग्निजेबल हो, और ये बहुत टेक्निकल हो गया है। और जब टेक्निकल हो गया तो जनाबे आली इस क्वेश्चन की वैल्यू हो गई आपकी 1.33 मार्क्स का हो गया। ये एक नंबर सही करने का, 0.33 गलत नहीं करने का भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग गलत करेंगे यहां से। मैं दोबारा समझाया हूं, देखिए, क्योंकि ये बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें है इफ एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, सीआरपीसी ये कहती है कि यू कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, यू कैन इन्वेस्टिगेट the case without magistrate order। मेनली दो बातें हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हो, यू कैन इन्वेस्टिगेट इफ एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल। सीआरपीसी ये बोलती है कि अगर कोई अपराध संज्ञेय अपराध है तो उसकी मेन बात क्या है कि आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, और दूसरी बात क्या जाती है, उसको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। DPWA साहब क्या कहते हैं, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, डीपी क्या कहता है कि देखो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से ये कॉग्निजेबल है, ठीक है, लेकिन अरेस्ट विदाउट वारंट या विदाउट ऑर्डर के ये कॉग्निजेबल नहीं है। इस बात को ध्यान कर लेना, बस यहीं से काम बन जाएगा तुम्हारा। तो ये रही आपकी लैंग्वेज, इसको पढ़ो, देखो, इट इज कॉग्निजेबल फॉर पर्पजेस अदर देन दीज, इसके 1 एंड सेकंड के अतिरिक्त, इन दोनों को छोड़ दो, फर्स्ट एंड सेकंड जो कैटेगरी है इनके अतिरिक्त मामलों में वो कॉग्निजेबल होगा। यू गॉट इट, यानी कि 1 एंड सेकंड के मैटर में वो कॉग्निजेबल नहीं है। 1 के में क्या है, सेक्शन 42 अरेस्ट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये क्या है, अरेस्ट ऑफ ए पर्सन विदाउट वारंट। इट मींस फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्ट, for the purpose of arrest, it should be treated as if it is a non-cognizable offense, and section 42 will be applicable in these cases as if these are non-cognizable. For the purpose of investigation, these are the cognizable offenses. अब आ जाइए A2, every offense under this act shall be non-bailable, नॉन कंपाउंडेबल पीफो प्लेम्स। मेरी गारंटी है, लिख कर देता हूं, 99.99% यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जरा क्वेश्चन लिख लीजिए अपने अभी, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ऑफेंसेस अंडर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आर
ऑप्शन ए नॉन बिलेबल, ऑप्शन बी बिलेबल, ऑप्शन सी नॉन बिलेबल नॉन कंपाउंडेबल, ऑप्शन डी नॉन बिलेबल नॉन कंपाउंडेबल एंड कॉग्निजेबल फॉर लिमिटेड पर्पजेस। इस तरीके से आंसर इज व्हाट, आंसर इज डी इन दिस केस। तो वो बिलेबल है, नॉन बिलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल है, तो कितने पर्पजेस के लिए है, अदरवाइज किस बात के लिए वो नॉन कॉग्निजेबल है। यहां से क्वेश्चन पूछेंगे ट्रायल कोर्ट पर, क्वेश्चन पूछेंगे कॉग्निजेंस किन किन शर्तों पर लिया जा सकता है, कंप्लेंट कौन कौन फाइल कर सकता है, यहां से सब जगह से क्वेश्चन बनते हैं भाई। माई ड्यूटी इज ओवर द मोमेंट आई गाइड यू, इसके आगे आपकी ड्यूटी बन जाती है। अब आ जाइए सेक्शन 8, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए। इसीलिए जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो वहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि वेदर द एविडेंस एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट, क्या एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं है। तो उसका आंसर है एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि एविडेंस से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस अन्य कानूनों में भी मिलते हैं। जैसे कि बर्डन ऑफ प्रूफ का देखो एक उदाहरण आपको यहां मिल रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज मेनली इट कम्स इन द रियल्म ऑफ एविडेंस एक्ट। ये साक्ष्य विधि के अंतर्गत का कॉन्सेप्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन यहां भी दिया गया है, इसीलिए कहते हैं कि एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते हैं, देखिए क्या है ये, पढ़ो जनाबे अली। इफ वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और abetting द टेकिंग ऑफ डॉरी अंडर सेक्शन 3 और द डिमांडिंग ऑफ डॉरी अंडर सेक्शन 4। अब यहां देखो, मैं एक बार और चेक कर लेता हूं इसको। यहां पर एक चीज खास है, आई डोंट नो कितना लाभ पकड़ेंगे इसमें। Where any person is prosecuted for what? Taking, abetting the taking, समझे। बट यहां पर देखो सेक्शन 3 में जाइए, देखो कितना टेक्निकली पढ़ना पड़ता है, और इसलिए स्टूडेंट फेल होते हैं क्योंकि वो ढंग से पढ़ते ही नहीं है उतना, उनको समझ भी नहीं होती, ये बात भी सही है। ये है आपका सेक्शन 3, क्या क्या ऑफेंस थे, गिविंग, टेकिंग और अबेटिंग। और यहां पर जो सेक्शन 8A है वहां पे किसको कवर कर रहा है, केवल टेकिंग पर। टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग, भैया गिविंग मिसिंग है यहां पर। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो रूल है वो टेकिंग पर है, दहेज लेने पर है, और अबेटिंग द टेकिंग दहेज लेने का दुष्प्रेषण करने के अपराध में है अंडर सेक्शन 3 में, दहेज देने के संबंध में नहीं है ना। तो व्हेन ए पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग बट नॉट गिविंग, यहां देखो, यहां पर जो बात नोट करने की है कि ये जो सेक्शन क्या लैंग्वेज लिखी है कि व्हेन वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर व्हाट, फॉर टेकिंग एनी डॉरी, दहेज लेने के लिए प्रोसिक्यूट हो रहा हो, दहेज देने का अबेटमेंट करने के लिए प्रोसिक्यूट हो रहा हो। सेक्शन 3 जो बात करता है वो 3 व्यक्तियों को पनिश करता है। देखो किसकी बात करते हैं, ये रहा सेक्शन 3। जो पहली कैटेगरी है जो दहेज देता है, सेक्शन 3 में किसको पनिशमेंट मिल सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, दहेज देने वाले को, गिव्स। दूसरा है टेकर, दहेज लेने वाला, और तीसरा है अबेटर ऑफ गिविंग और टेकिंग। ये 3 कैटेगरी हैं जिनको सेक्शन 3 पनिशेबल करता है, पनिश करता है। लेकिन इनमें से जो गिविंग वाला है
सेक्शन 8 केवल इनकी बात करता है, 8A गिवर की बात नहीं करता है। गॉट इट। अब पढ़ लेते हैं क्या है, देखिए आगे पढ़ लेते हैं। और डिमांडिंग दी डोरी अंडर सेक्शन 4, तो ये वो कैटेगरी है, ये रेड लाइन से ऊपर वाली की किन किन की बात चल रही है। जिस व्यक्ति पर यह आरोप है कि तुमने दहेज लिया, जिस व्यक्ति पर ये आरोप हो, प्रोसिक्यूशन हो कि तुमने दहेज लेने का अबेटमेंट किया या फिर तुमने दहेज की डिमांड की, ये 3 लोग हो गए, इनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। सही है। तो अब देखो क्रिमिनल लॉ, जो जनरल क्रिमिनल लॉ है, वहां पर बर्डन ऑफ प्रूविंग द गिल्ट किस पर है, बताओ। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, एक्यूज पर होता है या प्रोसिक्यूशन पर होता है? प्रोसिक्यूशन पर होता है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि इन कैटेगरी में टेकिंग, तो यहां पर क्या है, यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर दिया गया है। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड नॉट कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दो सेक्शन shall be on him। तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस एक्यूज पर है, यहां पर बर्डन ऑफ प्रूविंग द गिल्ट प्रोसिक्यूटर पर नहीं है, प्रोसिक्यूशन पर नहीं है। यहां पर बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस किस पर है, एक्यूज्ड पर है। अगर मान लीजिए रिंकी निर्मल पर यह आरोप लग जाए, रिंकी तुमने दहेज लिया, तो अब रिंकी को यह साबित करना होगा कि उसने दहेज नहीं लिया। अगर निशा शर्मा पर यह आरोप लग जाए कि उसने दहेज लेने का अबेटमेंट किया, तो निशा को ही यह प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ऐसा कोई अबेटमेंट नहीं किया है। आई बात समझ में। या फिर अगर मान लीजिए डॉली मेहता पर यह आरोप लग जाए कि तुमने दहेज की डिमांड की, सेक्शन 4 में पनिशेबल है, तो डॉली मेहता को यह प्रूव करना पड़ेगा कि ना 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 मैंने कोई डिमांड नहीं करी। तो अब बर्डन शिफ्ट हो गया और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन अब मुझे ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति पर यह आरोप हो, मान लीजिए निमेत्री पर यह आरोप हो कि उसने दहेज दिया, निमेत्री ने दहेज दिया, यही इसी बात का प्रोसिक्यूशन होना है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होगा या बर्डन ऑफ प्रूफ निमेत्री पर होगा, एक्यूज पर होगा। तो इन द केस ऑफ गिविंग डॉरी नॉर्मल रूल विल बी फॉलोड। अब आपको, अगर आप ये कसम खा के जाएंगे एग्जाम में कि फेल होना ही है हम लोगों ने, तो अगर बर्डन ऑफ प्रूफ से क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल पढ़ना मत अच्छी तरीके से, तुरंत कुछ भी कुछ कर डालना। और अगर पास होना हो तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, गोल करना। बर्डन ऑफ प्रूफ पर क्वेश्चन है, अच्छा सेक्शन 8 आ गया, पूरे ध्यान रखना, वहां पर लिखा है टेकिंग लिखा है, गिविंग लिखा है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है इस बारे में कि गिविंग और टेकिंग वाला जो मामला है, स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देंगे इस पे, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इस पॉइंट पे। तो आप लोगों की जो फाइन रीडिंग है, कितने अच्छे तरीके से आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप पास हो गए या फेल हो गए। तो मैंने तो आपको जगा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है, कर लोगे आप। अब बढ़ते हैं आगे। सेक्शन दिस इज व्हाट 8B, सेक्शन 8A था वो, उसमें एक क्वेश्चन वो लिख सकते हैं आप, बनता है आपका 8A। इट वॉज इंसर्टेड इन 1986 अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था। नाउ आई कम टू 8B। इट इज ऑल्सो एडेड बाय दी सेक्शन 8A और 8B दोनों ही जोड़े गए थे 1986 से। अब यहां पर आ जाइए, डॉरी प्रोविजन ऑफिसर्स, P फॉर प्रीलिम्स, अंडर विच सेक्शन डॉरी प्रोविजन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड, इट इज सेक्शन 8B। अब क्या पढ़ लीजिए, देखिए स्टेट गवर्नमेंट को हाईलाइट कर लीजिए, P फॉर प्रीलिम्स लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट डॉरी प्रोविजन ऑफिसर्स। बस इतना याद करिए, प्रभु का नाम लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, हु शैल अपॉइंट डॉरी प्रोविजन ऑफिसर्स।
डॉरी प्रोविजन ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करेगा? तो वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, हाई कोर्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। आंसर इज व्हाट? आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट दिस। स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पर ऑप्शन होंगे, स्टेट गवर्नमेंट होगा, वहां पर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, SG, CG, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस तरीके से होगा। तो डोंट फॉरगेट स्टेट गवर्नमेंट। बाकी सारी लाइनें छोड़ सकते हैं आप। और इसके बाद में इनके फंक्शंस हैं। इनके फंक्शंस पर मैं आपको पढ़ देता हूं, क्वेश्चन आने की संभावना कम है। क्या काम करेंगे डॉरी प्रोविजन ऑफिसर्स? एवरी डॉरी प्रोविजन ऑफिसर DPO shall exercise functions namely to see the provisions of this act are complied with। नंबर 1 कि एक तो उनकी ड्यूटी ये है कि भाई इसके जो प्रावधान है उनकी कंप्लायंस हो रही है, उनको माना जा रहा है, लोग उनको ओबे कर रहे हैं। दूसरा, टू प्रिवेंट टेकिंग और अबेटिंग ऑफ द टेकिंग और डिमांड ऑफ द डॉरी। देखो इनको क्या प्रिवेंट करना है? टू प्रिवेंट टेकिंग, दहेज के लिए जाने को ये रोकें, या उसके अबेटमेंट को रोकें, या डिमांड को रोकें। इनका काम क्या? इनका काम दहेज को दिए जाने में रोकना भी है? नहीं ना। अगर इनसे कहा कि देने वालों को रोको, वहां पर फोकस नहीं है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा कि कितनी अच्छी ब्रेक रीडिंग इन्होंने की है, नहीं की है। तो टू प्रिवेंट टेकिंग, टू प्रिवेंट अबेटिंग द टेकिंग, ये काम है इनका कि साहब कोई दहेज ले ना, कोई दहेज लेने के लिए उकसाए ना, ये इनकी ड्यूटी है। और अगली ड्यूटी क्या है? टू कलेक्ट सच एविडेंस एज मे बी पॉसिबल फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दिस। अब देखो ये काम किसका होता है? जनरली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का होता है। ये काम किसका होता है? पुलिस ऑफिसर का होता है। लेकिन ये काम किसको दिया गया है? यहां पर अभी DPO को दिया गया है। कलेक्ट एविडेंस, साक्ष्य एकत्र करना, ठीक, उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति यहां पर अपराध कर रहे हैं। वी गॉट इट? कर लेंगे बस। टू परफॉर्म सच एडिशनल फंक्शंस, ये छोड़ दीजिए, इससे कहीं कुछ नहीं पूछेगा आपसे वो। अब बताइए सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 में है रूल मेकिंग पावर, द पावर टू मेक रूल। मैक्सिमम कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो वो आपसे यही पूछेंगे कि हु हैज द पावर टू मेक द रूल्स? दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पढ़ लीजिए, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, केंद्र सरकार के पास पावर है, पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार। पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स। सेक्शन 10 है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो ध्यान रखना यहां पर है स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द कैरिंग आउट द पर्पजेस ऑफ द एक्ट। किसके लिए? एडिशनल फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द डॉरी प्रोविजन ऑफिसर्स। बस इतना कर लीजिए। डॉरी प्रोविजन ऑफिसर से संबंधित कौन नियम बनाएगा? वो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, अदरवाइज नियम बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना मोटा मोटा याद रखना है, इसमें बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो सेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, सेक्शन 10 में स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है सेक्शन 10 में, वो है कि जो डॉरी प्रोविजन ऑफिसर्स के संबंध में है, उनके फंक्शंस क्या होंगे, उनके एडिशनल फंक्शंस क्या होने चाहिए, उसके संबंध में नियम बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, बाकी नियम बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द डॉरी प्रोविजन एक्ट।